हेलो गाइस। तो ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करने का 1% भी मन नहीं था, बट यार कुछ बच्चे वाकई में पढ़ रहे हैं, उनकी वाकई में हेल्प हुई है, इसीलिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो अब कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको करंट पढ़ना है, समझ में आ रहा है तो आप पढ़िए, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, क्योंकि क्या कर सकते हैं, है ना। आपको सिर्फ एडवाइस ही तो दे सकते हैं, न मानना नहीं मानना तो आपके ऊपर है। तो देखो, मैंने इसके ऊपर तक का यहाँ तक का मतलब करंट आपको करवा दिया था 500 करोड़ रुपए तक। ठीक है, अब सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए 2022 के अंदर ना कुछ रूल्स आए हैं, जो आपको भी पता होगा, अभी करंट की ही न्यूज़ थी। ठीक है, तो 24 मार्च 2022 को राजस्थान विधानसभा में सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय हेतु क्या हुआ है ना, एक विधेयक पारित किया गया है। इसके अंदर क्या है ना, ये बोला गया है कि अगर कोई भी नकल करता हुआ पाया जाता है या नकल में लिप्त होता है, मतलब, है ना, तो इस कानून से 3 से 10 साल की तो सजा हो सकती है और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये प्रावधान इसलिए लाया है क्योंकि आपको पता है कि 2021 के अंदर काफ़ी सारे पेपर आउट हुए थे, इसी वजह से गवर्नमेंट सख्त कदम उठा रही है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि जो नया प्रावधान आया है उसके तहत कि मतलब नया जो विधेयक आया है उसमें ये चीज़ बोली गई है कि अगर कोई भी नकल करता हुआ पाया जाता है या अनुचित साधनों किसी के पास मिलते हैं अनुचित साधन, तो ऑब्वियस है उसको 3 से 10 साल की सज़ा हो सकती है और उसके अलावा उसको 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है, तो दोषी परीक्षार्थियों को 2 साल तक, और अगर कोई बच्चा नकल करता हुआ पाया जाता है एग्ज़ाम टाइम पे, तो 2 साल तक की उसको जेल हो सकती है और मतलब 2 साल तक उसको परीक्षा से बाहर किया जा सकता है। और अनुचित साधनों का प्रयोग व पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए क्या है ना, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों को रोकथाम के उपाय विधेयक 2022 में राज्य में होने वाली सभी तरह की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल रहेगी। ये जो एपीआरओ की परीक्षा हुई है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये नियम लगना। ठीक है, वो पहली भर्ती थी जिस पर यह नियम लागू किया गया है कि कोई भी अगर पाया जाता है अनुचित साधनों के साथ में, तो 2 साल तक वो कोई भी पेपर नहीं दे पाएगा। और अगर कोई नकल करवाता हुआ पाया जाता है तो ऑब्वियस है उसको 10 करोड़ तक का जुर्माना और 3 से 10 साल की जेल हो सकती है। बोर्ड विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए पुराना कानून ही लागू होगा। देखो, ये जो विधेयक है 2022 में जो ये सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं पर ही लागू होगा। ठीक है, ये जो बोर्ड वाले एग्जाम्स होते हैं उन पर लागू नहीं है, उनके ऊपर तो वही कानून चलेगा जो पहले चलता था। फिर वही लिखा हुआ है कि मिली भगत कर अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थी सहित अन्य व्यक्तियों को 5 से 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा मैनेजमेंट या संस्था अगर अपराध में पाई जाती है, मतलब कोई स्कूल या जहाँ पे आपका सेंटर आता है वो अगर नकल में हेल्प करता है बच्चों की, या आपको पता है ना बहुत सारे संस्था भी ऐसे हैं जो नकल को बढ़ावा दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं बच्चों से, राइट। तो संस्था को हमेशा के लिए बैन किया जा सकता है ना। तो सबके लिए सख्त कानून बनाए गए ताकि थोड़े बहुत डर के रहें और जो एग्ज़ाम्स हों आने वाले उन वैकेंसी में घपलाबाजी ना हो और कट ऑफ भी कम ही जाए जो जानी चाहिए, क्योंकि अगर 100% में से 90% 80% कट ऑफ जाएगी तो भाई साहब क्या ही होगा, वो राम ही जाने। ठीक है, तो एक जेन्युइन कट ऑफ जानी चाहिए, एक पढ़ने वाले बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। इसी वजह से ये सारे कड़े कदम उठाए जा रहे हैं ताकि नकल को जितना हो सके रोका जा सके। ठीक है, बाकी देखते हैं इन कानूनों का कितना फ़ायदा मिलता है आने वाले बच्चों को जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं, कि नकल रुक के उन तक जॉब पहुंच पा रही है या फिर वापस से इतना सब करने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप सब कुछ अच्छा हो। ठीक है, इसके अलावा जो अपराध में पाए जाएंगे ना वो गैर जमानती, मतलब उनकी जमानत नहीं होगी। पहले क्या होता था ना कि आराम से पेपर आउट करवा देते थे, बच्चों से पैसे ले लेते थे और फिर बाद में जमानत के नाम पर छूट जाया करते थे, बट अब गैर जमानत मतलब उनकी जमानत नहीं होगी। इसके अलावा जो संस्था या प्रबंधन है उसकी जो संपत्ति है उसको भी नीलाम किया जा सकता है। तो देखो आप कितने बड़े बड़े कदम उठाए जाएंगे अगर कोई भी नकल करता हुआ पाया जाता है, या नकल के अंदर हेल्प भी या जो भी है, मतलब नकल से रिलेटेड अगर किसी कोई संस्था है तो उसके लिए सजाए, अगर कोई इंसान है आदमी मतलब जो नकल में भागीदार है उसके लिए भी सजाए, अगर बच्चे पाए जाते हैं तो 2 साल तक फिर वो कोई भी पेपर नहीं दे पाएंगे। तो हर के लिए कोई ना कोई कानून बना हुआ है। ठीक है, 10 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, उतना जुर्माना भी लग सकता है। तो आई होप इन सब का उन जो नकल करवाते थे उन लोगों पर थोड़ा असर पड़े, थोड़ा नहीं पूरा ही पड़ना चाहिए, तभी जाकर नकल रुक पाएगी। ओके,
अब जो मैं न्यूज़ बताने वाली हूँ आपको, ये जब न्यूज़ आई थी तो जो राजस्थान में गवर्नमेंट कर्मचारी हैं सब खुश थे, ठीक है, उन सबकी दिवाली थी, आप ये मान सकते हो। क्योंकि क्या है ना कि 1 अप्रैल 2022 से वापस से पेंशन स्कीम को शुरू कर दिया गया है और उसके अंतर्गत ये चीज़ बोली गई है कि ये बंद कब हुई थी, तो देखो यहाँ पे जनवरी 2004 लिखा हुआ है ना। तो जनवरी 2004 से ये बंद हो गई थी कि जो जनवरी 2004 के बाद में गवर्नमेंट में लगे हैं, गवर्नमेंट जॉब जिनके पास है, उनको पेंशन नहीं मिलेगी, राइट। बट अब क्या होगा, उनको भी पेंशन मिलेगी और ये बहुत अच्छी बात है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि राज्य के कर्मचारियों अधिकारियों को 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा, क्योंकि ये जनवरी 2004 के अंदर बंद कर दी गई थी, वापस से स्टार्ट कर रहे हैं तो अब लाभ मिलेगा। नई पेंशन स्कीम बंद होने के कारण जनवरी 2004 से भर्ती हुए कार्मिकों के मूल वेतन में से 10% मासिक कटौती नहीं होगी। देखो क्या होता था, जनवरी 2004 से पहले पेंशन मिलती थी, ठीक है, बट क्या हुआ ना, जनवरी 2004 के बाद में नई पेंशन स्कीम आई थी जिसके तहत ये होता था कि जितनी भी सैलरी है उसका मतलब जितना भी सैलरी वाला मूल वेतन है उसका 10% कटता था, ठीक है, हर महीने कटता था। और आपको भी बताया ना, जब किसी का रिटायरमेंट होता है तो उसको पैसे मिलते हैं, तो यही पैसे उसको उस टाइम पे दिए जाते थे, क्योंकि पेंशन जैसा तो कुछ होता भी नहीं था, राइट। तो इससे कार्मिकों के वेतन में हर महीने 2000 से लेकर 10,000 तक का फर्क पड़ेगा। अब क्या हुआ है, जब पुरानी स्कीम वापस से चालू कर दी है कि भाई हाँ पेंशन मिलेगी, तो जो कटौती होती थी ना उनके हर महीने 10%, जो मूल वेतन का 10% होता था, तो वो कटौती होना बंद हो जाएगा और हर महीने 2000 से लेकर 10,000 तक का फर्क पड़ेगा, ठीक है। इससे कार्मिकों के वेतन में हर महीने 2000 से लेकर 10,000 तक का, अब मान लो किसी की आय बहुत ज़्यादा है ना, कोई मंथली कमा रहा है 1 लाख 1.5 लाख कमा रहा है, तो उसके लिए वो 10% बहुत ज़्यादा हो गया, राइट। बट अगर किसी की तनख्वाह सिर्फ 36,000 है, 40,000, 50,000 है, तो उसका 10% कम होगा। तो यही बोले कि जो 10% कटता था वो अब नहीं कटेगा, तो ऑब्वियस है गवर्नमेंट जॉब जिनके पास भी वो तो खुश होंगे ना कि मासिक वेतन भी नहीं, मासिक वेतन में से 10% घट भी नहीं रहा, और अब पहले की तरह रिटायरमेंट होने के बावजूद भी मतलब बाद में पेंशन भी मिलेगी। आपको भी पता है और पता है ये अच्छी चीज़ भी हुई है, क्योंकि बहुतों को क्या था ना कि अब तो गवर्नमेंट बिल्कुल प्राइवेट जैसा हो गया है, जब तक काम करो तब तक पैसे हैं, राइट। और प्राइवेट सेक्टर में भी पैसा खूब है, तो एक गवर्नमेंट की तरफ रुझान जो है वो बच्चों का कम हो रहा था। बट ये सब देखने के बाद में एक वो चीज़ होगी कि यार चलो, अगर एक बार के लिए गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी तो निकलेगी, अपना बुढ़ापा भी सिक्योर है, क्योंकि कितने भी पैसे मिलते हैं वो इन्वेस्ट हो जाते थे, हर महीने पैसे नहीं रहते थे उन लोगों के पास। बट अब पेंशन आती रहेगी तो एक सोर्स रहेगा पैसे आने का। और आपको भी पता है, अगर आपने कभी देखा हो अपने दादू दादी या फिर पुराने लोग को, तो पेंशन से घर चलते हैं यार, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। और ऐसा होना भी चाहिए। तो ऑब्वियस से खुश तो होंगे ना कि 2004 के बाद में बंद हो गई थी और 2004 के बाद वालों को पेंशन ही नहीं मिल रही थी। मतलब ऐसा था कि जो 2004 से पहले जिनकी ज्वाइनिंग हो रखी है, जिनके पास जॉब थी, उनको पेंशन मिलेगी, पर जो 2004 के बाद में लगे हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही थी। बट नई जो ये नीति, मतलब नई जो स्कीम आई है, इसके तहत ये था कि पुरानी पेंशन वापस से स्टार्ट कर दी गई है। तो अब चाहे 2004 के बाद में लगाओ चाहे पहले लगाओ, सबको बराबर कर दिया, सबको पेंशन मिलेगी। अगर आपकी भी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है कल को, तो आपको भी पेंशन मिलेगी, ठीक है। और अप्रैल से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। अब ऑब्वियस है, जब 10% कट ही नहीं रहा होगा तो कुछ ना कुछ तो सैलरी बढ़ी रही होगी ना, तो वो अप्रैल से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने ये घोषणा कब की थी, तो 21 मार्च को। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि पुरानी पेंशन स्कीम वापस से स्टार्ट कर दी, ये घोषणा कब हुई थी, तो ये पूछा जा सकता है। ध्यान रखना 21 मार्च को। विनियोग एवं वित्त विधेयक पर विधानसभा में हुई चर्चा के बाद जवाब के दौरान उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों की जनवरी 2004 से अब तक नई पेंशन योजना के तहत वेतन कटौती हुई है, उसे पेंशनर्स मेडिकल फंड की राशि आरजीएचएस में समायोजित करने के बाद बची राशि को सेवानिवृत्ति के समय ब्याज से दिया जाएगा। बजट ध्वनिमत से पारित हो गया। देखो सीधी सी बात है, उन्होंने ये भी बोला कि जनवरी 2004 के बाद में जिन भी लोगों का 10% कटा है, क्योंकि हर महीने कटता है मूल वेतन का, ठीक है, तो उसमें से ही फंड होता है आरजीएससी। तो इसको घटाने के बाद में जितने भी पैसे बढ़ेंगे ना, मतलब बचेंगे ना, उन पैसों को ब्याज सहित कब दिया जाएगा, जब उनका रिटायरमेंट होगा सेवानिवृत्ति पर, ठीक है। तो इसमें तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि कब बंद कर दी गई थी पुरानी स्कीम, जो वापस से स्टार्ट हुई है जनवरी 2004 में, ठीक है। और इसके तहत क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा दी है। अब देखो घोषणाएं क्या क्या हुई है। 1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जनवरी 2004 से नई पेंशन योजना के तहत अब तक हुई कटौती जो है वो सेवानिवृत्ति के टाइम पर ब्याज सहित दी जाएगी, ठीक है।
तो अभी किसी का पैसा अगर कटा भी है तो भी घबराने वाली बात नहीं है, उनको वापस से सूद समेत मिल जाएगा। और आपको भी पता है मूल से ज़्यादा प्यारी ब्याज होती है, राइट, ऐसे बोलते हैं। और देखो SC ST OBC MBC UBC के साथ अब अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को भी अंबेडकर DBT वाउचर योजना मिलेगा लाभ। अब तक क्या होता था ना, जो अंबेडकर DBT वाउचर योजना है इसका लाभ ओनली SC ST OBC और MBC और EBC के ही छात्रों को मिलता था, बट अब जो अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र हैं उनको भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। महिलाओं को कर्ज देने के लिए जयपुर में अलग से महिला कोऑपरेटिव बैंक खोला जाएगा। देखो ये महिला कोऑपरेटिव बैंक जो खोला जा रहा है ये ओनली महिलाओं को ही कर्ज देगा। और कर्ज उनको क्यों देगा कि वो अपना एक सेकेंड, मतलब जैसे महिलाओं को कोई भी बिजनेस करना है या कुछ भी काम है तो वो इस बैंक से कर्ज ले सकती है, महिला कोऑपरेटिव बैंक से, ठीक है। और इस बैंक को सरकार शुरुआत में 250 करोड़ रुपए का फंड देगी। अब काम स्टार्ट करना है तो पैसे तो लगाने पड़ेंगे ना, तो गवर्नमेंट इतना लगा रही है, बट आपको ये पैसे वैसे ये सब चीज़ें याद नहीं रखनी होती। जैसे अभी अंबेडकर DBT वाउचर योजना के अंदर किस किस को लाभ मिलेगा, ऐसे सवाल देखे आपका ऑप्शन पूछ ले, SC ST OBC MBC EBC अल्पसंख्यक, तो ऐसे आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि इनको मिलेगा। अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है। और ये भी जैसे 1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे महिलाओं को कर्ज देने के लिए अब ठीक है महिला कोऑपरेटिव बैंक खोला है, बट इसमें ये ध्यान नहीं रखना कि 250 करोड़ रुपए का फंड देगी। अरे कितना भी दो, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि महिलाओं को ब्याज देगी, ठीक है। ग्रामीण ओलंपिक्स में जिला एवं राज्य स्तर के विजेताओं को पंचायत कॉन्ट्रेक्चुअल कार्डर के रिक्त पदों की भर्ती में प्राथमिकता। तो देखो ये भी तो आपको भी पता है कि जो भी गेम वगैरह में खेलते हैं, पदक वगैरह जीतते हैं, उनको रिजर्वेशन मिलता ही है ना, बट कोई बात नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। आपने भी देखा होगा, वैसे आप फॉर्म भरने जाते हो तो एक्स सर्विसमैन है ना, ऐसे मतलब जो कोई सेना में जॉब करी है या कहीं पे, तो उनका एक अलग ही कोटा होता है, राइट, उसी के अकॉर्डिंग उनकी कट ऑफ भी कम जाती है और उनको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है। तो वही वाली चीज़ थी। तो ऐसे ही जैसे जो ओलंपिक में जिला एवं राज्य स्तर के विजेता थे, मतलब ग्रामीण ओलंपिक्स या जिला एवं राज्य स्तर के विजेता थे, उनको भी जो पंचायत कॉन्ट्रेक्चुअल कार्डर के रिक्त पदों की भर्ती में प्राथमिकता मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना। तो इसका कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन, ठीक बात है। इसके आगे जो विशेष योग्यजन को पेंशन के साथ 1,000 रुपये मासिक मदद, ये अच्छी बात है कि अब जो विशेष योग्यजन है उनको पेंशन के साथ कितने हज़ार रुपये की मासिक मदद की जा रही है, तो ध्यान रखना 1,000 रुपये की, है ना। इसके अलावा प्रशासन गांवों के संघ और शहरों के संघ अभियान का समय 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया। ये पूछा जा सकता है कि प्रशासन गाँवों के संघ और शहरों के संघ जो अभियान चल रहा है उसका टाइम पीरियड कितना बढ़ा दिया गया है, तो ध्यान रखना 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। और आपको भी पता है अभी यूक्रेन के अंदर यूक्रेन और रसिया युद्ध की स्थितियां चल रही थी, ठीक है। तो यूक्रेन रसिया युद्ध की स्थितियों में आपको पता होगा राजस्थान के भी कुछ बच्चे ऐसे थे और इंडिया के तो काफ़ी सारे थे जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहाँ गए थे, ठीक है। और वो बेचारे वहाँ फंस गए, खैर फ्लाइट वगैरह से ले आए अपने देश, बट फिर भी एक वो चीज़ होती है ना कि हमारे देश में कुछ कमी है तभी तो वो बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। इसीलिए यूक्रेन रसिया युद्ध की स्थितियों से सबक लेकर, मतलब प्रदेश हमारी सबक लिया भाई, कुछ सीखा वहाँ से। क्या सीखा ये देखते हैं कि हम लोग बेहतर सुविधाएं देंगे, है ना, निजी क्षेत्र में और मेडिकल कॉलेज खोलने में, ठीक है। तो मतलब ये गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपने ही प्रदेश में और प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोल दें ताकि बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, और बाहर नहीं जाएंगे तो ऑब्वियस ऐसा कुछ होता है भविष्य में तो उनकी जान को खतरा नहीं होगा, राइट। तो वर्तमान मेडिकल कॉलेजों के विस्तार के लिए नई नीति, तो जो वर्तमान में भी मेडिकल कॉलेज है उनका भी विस्तार किया जाएगा। 2 लाख बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, ठीक है। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यूक्रेन रसिया वाला जो कांड क्या है, ये जो केस हुआ है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बाद में शिक्षा का अधिकार के तहत निजी कॉलेज में 12 कक्षा की छात्राओं को इंदिरा महिला शक्ति निधि से फीस पुनर्भरण। तो इंदिरा महिला शक्ति निधि क्या है, तो ध्यान रखना जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें भी जो 12th कक्षा में जो छात्राएं हैं उनको फीस वापस कर दी जाएगी, ये है ठीक है बेसिकली। ओलंपिक एशियन एवं राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों, अर्जुन व द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों, पैरा खिलाड़ियों और कोच को 40 साल की उम्र पूरी करने पर 20,000 प्रतिमाह की पेंशन। देखो जैसे गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जॉब करने के बाद में पेंशन मिलती है ना, वैसे ही अगर किसी ने ओलंपिक में, एशियन में, राष्ट्रमंडल खेलों में अगर पदक जीता है ना, पदक जीतने वाले खिलाड़ी, या फिर अर्जुन व द्रोणाचार्य अवार्ड भी होता है अगर वो जीता है किसी ने, या फिर पैरा खिलाड़ी है, या फिर कोई कोच है, ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी है ना और वो 40 साल का हो चुका है तो 40 साल के बाद में उसको 20,000 प्रतिमाह की पेंशन मिलेगी। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि ओलंपिक, एशियन और राष्ट्रमंडल खेलों में अगर किसी ने पदक जीता है तो 40 साल के बाद में कितने हज़ार रुपये की पेंशन मिलेगी, ठीक है। करंट में बेसिकली ऐसे ही सवाल बनते हैं जो अभी लेटेस्ट हो। राज्य कार्मिकों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, निश्चित समय पर टिप्पणी नहीं करने पर हो जाएगी ऑटो फॉरवर्ड, 7 ही वर्ष में 2 बार होगी डीपीसी। तो देखो इसके अंदर शिक्षा, इसमें राज्य कार्मिकों की बात चल रही है, ठीक है। इसमें वैसे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी डीपीसी तो प्रमोशन जैसा कुछ होता है, ठीक है। सो नए जनता क्लिनिक जो है वो 50% राशि विधायक के देने पर उसकी सिफारिश से जगह को प्राथमिकता दी जाएगी। देखो जो इंपॉर्टेंट है आपको मैं वो करवा देती हूँ, अदरवाइज ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और जितना मैंने करवाने का सोचा है मैं वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाऊँगी, ठीक है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है और आप लोग भी तो ये वीडियो इसीलिए देख रहे हो ना कि बुक तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है कि जो 500 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जा रहा है, तो कितने राजकीय प्राथमिक विद्यालय जिनको उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जा रहा है, ध्यान रखना 500, और 500 राजकीय विद्यालयों में नए विषय व संकाय, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है अब क्योंकि अपनी शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। तो 500 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक होते हैं जो 5th क्लास तक होते हैं, उच्च प्राथमिक जो होते हैं वो 8 तक होते हैं, ठीक है। आई थिंक मैं राइट हूँ क्योंकि 10th को तो सेकेंडरी और 12th को सीनियर सेकेंडरी बोला जाता है, राइट। तो इसमें यही बोला गया कि 500 ऐसे स्कूल है जिनको प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में कन्वर्ट करेंगे। ठेके पर लगी कर्मचारियों को संविदा कर्मियों को तरह नियमित भर्तियों में, मतलब जैसे आपको पता है ना बहुत सारे गवर्नमेंट मतलब जॉब ऐसी होती है जो संविदा पे लगा दिए जाते हैं, वो बेसिकली क्या है ना कि परमानेंट नहीं होते हैं, उनको गवर्नमेंट कभी भी हटा सकती है। तो अगर वो कभी गवर्नमेंट के लिए मतलब नियमित भर्तियों पर ट्राई करे तो उनको जैसे होता है ना कि किसी को एक्सपीरियंस होता है तो उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, वैसे ही उनको बोनस नंबर दिए जाएंगे 10, 20, 30 समथिंग, ठीक है। और कोविड की परिस्थिति को देखते हुए मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स का गठन, आपको भी पता है कि कोविड तो भाई साहब पीछा ही नहीं छोड़ रहा है ना, कभी तूफान की तरह आता है तो कभी आराम आराम से आखिर चला जाता है। जैसे सेकंड वेव बहुत घातक थी, काफ़ी लोगों को ऊपर भी ले गई, पर थर्ड वेव कोई ऐसे ही थी 10-15 दिन में रही और चली गई, ठीक है। तो इसी को देखते हुए मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स का गठन किया गया है। इसके अलावा डिजिटल लर्निंग के लिए ई लाइब्रेरी 9वीं 12वीं छात्राओं को लाभ होगा, इससे डिजिटल लर्निंग के लिए ई लाइब्रेरी खोलने का विचार है। माउंट आबू में एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एवं माउंटेनियर सेंटर खुलेगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप माउंटेनियर से भी याद रख सकते हो जहाँ पे माउंटेन वगैरह ज़्यादा है, तो आपको पता है ना माउंट आबू में है। माउंट आबू घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है, राइट। तो माउंट आबू में एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड माउंटेनियरिंग सेंटर खुलेगा। इसको मेरी तरफ से 5 स्टार लगा लेना, हो सकता है एज इट इज आपसे पूछा जा सके कि एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड माउंटेनियर सेंटर कहाँ खुलेगा, तो ध्यान रखना माउंट आबू में खुलेगा, है ना। संभाग मुख्यालयों पर स्टेट ऑफ आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर खुलेंगे, ठीक है भाई। जिनको जिम का शौक है वो जाके जिम कर सकते हैं। हर जिले के स्टेडियम में ओपन जिम भी होगा। गाड़िया लोहारों का आवास अनुदान 70,000 से बढ़ाकर 1.20 लाख, ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में यहाँ आ जाओ कि ऐसे परिवार जिसमें दिव्यांग, विधवा व बुजुर्ग सदस्य ही हैं उनके लिए मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदार योजना। देखो ये योजना का नाम है मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदार योजना, ठीक है। इसके तहत सेवा प्रेरक जो है वो घर पर बैठे सरकारी योजनाओं से जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना है ना, ये ऐसे परिवार जिसमें दिव्यांग है कोई, या विधवा है या बुजुर्ग है, इनको घर बैठे ही सेवा प्रेरक से जोड़ेंगे, ठीक है। सरकारी योजनाओं से इनको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने के लिए, अब देखो ये भी एक अभियान का नाम है, शुद्ध के लिए युद्ध, ठीक है। इसके लिए फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल कमीशन की स्थापना की जाएगी, क्योंकि आपको पता है ना शुद्ध के लिए आजकल फूड के अंदर कितना अशुद्ध है भरा है, मतलब कितनी इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है। कितना मतलब ऐसा खाना है, फूड है जो कि एकदम प्योर नहीं है, आपको पता है हर जगह मिलावट होती है, ठीक है। जब दिवाली आती है बहुत सारी मिठाइयाँ बनती है तब तो बहुत सारी खबरें आती है कि यहाँ पे ये, और आपको पता है कलर वगैरह में भी मिलावट आती है होली के टाइम पे, ठीक है। इसी वजह से तो कहते हैं कलर से नहीं खेलना चाहिए। तो आपको यही बताना था कि शुद्ध के लिए जो युद्ध अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल कमीशन की स्थापना की जाएगी, है ना।
इसके अलावा था जो विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु वर्ग के उत्थान के लिए डिनोटिफाइड ट्राइब्स पॉलिसी। तो डिनोटिफाइड ट्राइब्स पॉलिसी किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु। मैंने आपको पहले भी बोला, एक बार ये वीडियो देख लो, एक बार खुद से पढ़ लो और एक बार एग्जाम के आसपास पढ़ लेना, काफ़ी है इतना, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, अच्छा अभी और रह गया है क्या ये, एक सेकेंड, वो रहा नहीं था, वो नेक्स्ट पेज ओपन हो गया था, ठीक है। आप ये सोचो कि मैम ने कुछ छोड़ दिया, तो टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। अब देखो खबरें फटाफट, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने अभी तक बहुत ही नींदों में पढ़ाई की है, आराम से मुंह धो के आओ, बैठो और फिर क्लास लो, ठीक है। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये खबरें फटाफट, जैसे होता है ना कि ब्रेकिंग न्यूज़, उसी टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो तिलवाड़ा पशु मेला, आपको पता है ना तिलवाड़ा कहाँ पड़ जाता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है। तो 29 मार्च 2022 को बाड़मेर में तिलवाड़ा गाँव में तिलवाड़ा पशु मेले का शुभारंभ हुआ। आपसे पूछा जा सकता है तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ पड़ता है, ये तो जीके का सवाल हो गया, तो ध्यान रखना बाड़मेर में, ठीक है। अब ये जो मेला पड़ता है, इसका शुभारंभ कब हुआ, तो ये ध्यान रखना 29 मार्च 2022 को इसका शुभारंभ हुआ, ठीक है। और तिलवाड़ा पशु मेले का जो शुभारंभ हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। और ये जो पशु मेला है वो लूनी नदी के किनारे पर लगता है। थार महोत्सव, तो थार महोत्सव का शुभारंभ कब हुआ, ये भी ध्यान रखना। जो थार महोत्सव है उस 28 मार्च 2022 को बाड़मेर में 9 वर्ष बाद में थार महोत्सव की शुरुआत हुई है। देखो 9 वर्ष पहले थार महोत्सव हुआ था, उसके बाद में अब हुआ है, कब, 28 मार्च 2022 को। तो ध्यान रखना 28 मार्च 2022 को तो थार महोत्सव का प्रारंभ हुआ था, और 29 मार्च 2022 को तिलवाड़ा पशु मेले का, है ना। पर्यटन विभाग ने अब थार महोत्सव को अपना वार्षिक कैलेंडर में शामिल कर लिया है। मतलब बात ऐसी है कि पर्यटन, जैसे अब क्या है ना कि हर साल ही ये थार महोत्सव मनाया जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको वार्षिक कैलेंडर में जगह मिल चुकी है, शामिल कर लिया गया है कि अब हर साल थार महोत्सव का आयोजन होगा। जैसे मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जैसलमेर में, और जो ये मरु महोत्सव है वो हर साल जैसलमेर में मनाया जाता है। उसी प्रकार से थार महोत्सव भी हर साल बाड़मेर में मनाया जाएगा, और इस बार मनाया गया था 28 मार्च 2022 को। इसके अलावा जो मरु महोत्सव है, मरु महोत्सव 2022 पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मरु महोत्सव का आयोजन जो है वो फरवरी 2022 में स्वर्ण नगरी जैसलमेर, ध्यान है ना आपको, स्वर्ण नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, तो जैसलमेर जाना जाता है। अब देखो मरु महोत्सव जो 2022 था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि ऐसा कुछ जब भी महोत्सव आयोजित होते हैं तो पर्यटनों को खूब अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनको लुभाते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम रखते हैं, डांस वांस भी होता है ना। तो ये जो मरु महोत्सव 2022 था ना, इसका जो आयोजन है वो फरवरी 2022 में हुआ था। ये मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, तो ध्यान रखना जैसलमेर में किया गया है ना। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव की जो शुरुआत है वो इस वर्ष परमाणु नगरी पोखरण से की गई। पोखरण को परमाणु नगरी के नाम से जाना जाता है, और उसी पोखरण से इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये जो मरु महोत्सव होता है इसकी शुरुआत की गई थी। बीएसएफ के ऊँट सवार जवान, आपको पता है ना कि बीएसएफ के जो जवान है वो मूवी तो सबने देखी होगी ना, देखो मुझे नाम याद नहीं आ रहा पर एक सेकेंड, सन्नी देओल की मूवी है, इतना मुझे ध्यान है, आई थिंक गदर मूवी है, ठीक है। तो उसके अंदर वो दिखाते हैं ना बॉर्डर वाला सीन वगैरह, तो उसके अंदर जो बीएसएफ के जवान है उसके अंदर आई थिंक ये मंदिर भी दिखाते हैं, तनोट माता का मंदिर। अगर किसी को मूवी का नाम हो तो बता देना। मोस्टली ऐसा है कि मेरा मूवी से कोई इतना ताल्लुकात है नहीं, मैं बहुत रेयरली मूवीज़ देखती हूँ, ठीक है। तो जो बीएसएफ के ऊँट है सवार, मतलब वहाँ पे ऊँट सवार जवान कलाकारों की ओर से कच्ची घोड़ी गेर नृत्य की प्रस्तुतियाँ की गई। मंगल कलश लिए बड़ी संख्या में बालिकाएं युवतियां आकर्षण का केंद्र रही। पद्मश्री एक सेकेंड, क्या है यहाँ पे, अनवरखा के निर्देशन में लोक कलाकारों ने लोकगीतों के साथ शानदार प्रस्तुतियां दी। तो मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम हुए थे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला वहाँ पे गेर नृत्य भी हुआ है, मंगल कलश लेकर बड़ी संख्या में बालिकाओं ने डांस भी किया है ना, कच्ची घोड़ी नृत्य भी किया है, बीएसएफ के ऊँट सवार जवान भी थे। अब जब ये कार्यक्रम खत्म हो गया है, कार्यक्रम के दौरान जो भरत बोहरा थे, ठीक है, जो भरत बोहरा थे उनको मिस्टर पोखरण का टेक दिया, और जो निकिता राठौड़ है उसको मिस पोखरण का। अब देखो इतना डिटेल में कोई भी नहीं चाहता, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मरु महोत्सव कब स्टार्ट हुआ और कौन सी नगरी से, पोखरण से स्टार्ट हुआ, ठीक है।
अब देखो मिस्टर पॉकरन और मिस पॉकरन, जैसे आप लोगों के यहाँ फेयरवेल होता है तब मिस फेयरवेल बनाया जाता है ना, मिस्टर फेयरवेल जो सबसे ज़्यादा मस्त लगते हैं उनको, उसी तरह से यहाँ पे मिस पॉकरन और मिस्टर पॉकरन बनाया गया। मिस पॉकरन निकिता राठौड़ थी और मिस्टर पॉकरन जो है वो भरत बोहरा बने। ठीक है। मरु महोत्सव के इतिहास में पहली बार रेगिस्तान के जहाज पर शुरू के सरताज कार्यक्रम में 50 श्रृंगारित ऊँटों पर लोक कलाकारों ने सामूहिक प्रदर्शन किया। तो मरु महोत्सव के इतिहास मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि रेगिस्तान का जहाज, आपको पता है ना ऊँट को कहा जाता है, तो रेगिस्तान के जहाज पर सुरों के सरताज कार्यक्रम में 50 श्रृंगारित ऊँट लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब एकदम सजा धजा के ऊँट लाए गए थे बिल्कुल श्रृंगार के साथ में। ठीक है। लोक कलाकारों ने सामूहिक प्रदर्शन दिया। अब जब हम पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़े ना। बेणेश्वर मेला। अब बेणेश्वर मेले में क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि ये बागड़ प्रयाग बेणेश्वर धाम पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर 16 फरवरी को मुख्य मेला भरा। अब सीधी सी बात आपसे ये पूछा जा सकता है बेणेश्वर मेला 2022 कब भरा, तो ध्यान रखना 16 फरवरी को। और कहाँ पर भरता है, तो ध्यान रखना बेणेश्वर धाम पर बढ़ता है। और कब भरा था, तो ध्यान रखना माघ पूर्णिमा के अवसर पर। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ऐसे ही जाने मत देना इनको। बेणेश्वर मेले में संत मावजी महाराज के प्रति लोगों ने अपनी आस्था का प्रदर्शन किया। तो ये जो बेणेश्वर मेला लगा था, ये यहाँ पे जो संत मावजी है उनके प्रति लोगों ने अपनी जो आस्था है उसका प्रदर्शन किया था। ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुंभलगढ़ को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किसे किया गया है, तो ध्यान रखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के इको सेंसिटिव जोन का ड्राफ्ट उद्घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई थी, 18 जून 2020 को ही कर दी थी भारत सरकार ने तो घोषणा कि इसको सेंसिटिव जोन के अंदर भाई डाल दो, है ना। जो इसका प्रारंभिक फेज है, इस अभ्यारण्य के चारों ओर 0 से 5 किलोमीटर तक वाणिज्यिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। अब क्या होगा ना, ये जो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, इसके आसपास जो 5 किलोमीटर तक का एरिया है वहाँ पे वाणिज्यिक गतिविधियाँ नहीं हो सकती, वहाँ पर रोक लग जाएगी। ठीक है। 16 मार्च 2022 से प्रदेश में 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण प्रारंभ हुआ है। ये भी आपको पता है कोविड की वजह से ही टीके चल रहे हैं ना। तो 16 मार्च 2022 से प्रदेश में जो छोटे बच्चे हैं 12 से 14 साल के बच्चे हैं उनका टीकाकरण जो है वो प्रारंभ हुआ है। इसके अलावा चिकित्सा विभाग के मुताबिक 15 मार्च 2010 और इससे पहले जन्मे सभी बच्चे निर्धारित स्थलों पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो देखो जो 15 मार्च 2010 के बाद में जन्मे बच्चे हैं वही 12 से 14 साल के होंगे ना, तो वही तो लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो बच्चों को कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बीवैक्स वैक्सीन। तो बच्चों को कौन सी वैक्सीन लगवाई जा रही है, कार्बीवैक्स वैक्सीन लगवाई जा रही है। कब से, तो ध्यान रखना 16 मार्च 2022 से, और एज क्या है उनकी 12 से 14 वर्ष। 10 मार्च 2022 को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 15वीं संस्करण शुरू हुआ था। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कब शुरू हुआ ये पूछा जा सकता है ओनली, तो ध्यान रखना 10 मार्च 2022 को 15वीं संस्करण शुरू हुआ। ये फेस्टिवल 10 से 14 मार्च के मध्य आयोजित किया गया है ना। फेस्टिवल का जो उद्घाटन है वो किसने किया था, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह। तो पहली बात तो यही, जिसको ये नहीं पता पर्यटन मंत्री कौन है, तो ध्यान रखना पर्यटन मंत्री जो है वो है विश्वेंद्र सिंह। इन्होंने ही इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया था। ठीक है। और इस अवसर पर 15 अलग अलग भाषाओं में साहित्य पर चर्चा की गई। इस बार यह आयोजन होटल आमिर क्लास में हुआ। फेस्टिवल की थीम क्या थी, फेस्टिव कलर्स ऑफ राजस्थान। ये 3 चीज़ें आपको इस चीज़ में ध्यान रखनी है कि जो लिटरेचर फेस्टिवल है उसका उद्घाटन करा था पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने। कब शुरू हुआ था, तो 10 मार्च 2022 को शुरू हुआ था। और कहाँ पे हुआ ये, तो ध्यान रखना आमेर क्लास में हुआ था। ठीक है। और इसकी थीम क्या थी, तो ध्यान रखना फेस्टिव कलर्स ऑफ राजस्थान। ये सिर्फ 3-4 पॉइंट ही ध्यान रखने। इसके अलावा 12 मार्च 2020 को साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में इतने सारे देख लो आप कितने सारे प्रकरण थे, इन पर राजीनामा हो गया। ठीक है। ये कोई नहीं पूछ रहा आपसे। इस साल लोक अदालत की जो थीम थी वो ध्यान रखना, न कोई जीता न कोई हारा, है ना। इस साल लोक अदालत की जो थीम है वो क्या है, तो ध्यान रखना न कोई जीता न कोई हारा, सब बराबर है। सब बराबर मैंने अपनी मर्जी से बोला है, पर इतना ही ध्यान रखना आप, तो न कोई जीता न कोई हारा, है ना। ऐसे में इन मुकदमों में पक्षकारों की समझाइश से मुकदमा का निस्तारण किया गया। तो सीधी सी बातें यहाँ पे सुनवाई हुई और बाद में जो भी फैसला हुआ वो बता दिया गया। ठीक है। इसके बाद में जो आगे की न्यूज़ देखते हैं, है ना। तो पहली राष्ट्रीय लोक अदालत को राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश M.N. श्रीवास्तव ने
दीप प्रज्वलन कर शुरुआत की। तो आपको थोड़ा बहुत अगर धुंधला दिखे तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। ये पीडीएफ ऑलरेडी पहले बनाई हुई है, और अब अगर मैंने आपको अपने बुक की पीडीएफ बना के सेंड की ना, लिटरली आप समझ भी नहीं पाओगे। ये सिर्फ 25 रुपये की बुक है, आप मार्केट में कहीं से भी परचेज कर सकते हो। बस आपको मैं अच्छे से बोल रही हूँ, अच्छे से बता रही हूँ अंडरलाइन करके कि कौन सा कहाँ है। तो आप अगर बुक लेकर भी वीडियो देखोगे तो भी आपको अच्छे से सब चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो पहली राष्ट्रीय लोक अदालत की राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलन कर शुरुआत की थी। तो जो पहली राष्ट्रीय लोक अदालत है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो ध्यान रखना राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर क्षेत्र के जो कार्यवाहक के मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने उसकी उद्घाटन करके शुरुआत करा था। कौन थे वो? एम.एस. श्रीवास्तव थे, ठीक है। एम.एस. श्रीवास्तव से रिलेटेड नेक्स्ट लास्ट वीडियो के अंदर एक सवाल भी था, अब आप खुद सोचो क्या था, ठीक है। इस दौरान जयपुर पीठ के सभी न्यायाधीश अधिवक्ता उपस्थित रहे। अब इसके बाद में चरखी दादरी में आयोजित 68वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में देखते हैं कि जो भारत की जूनियर हैंडबॉल महिला टीम ने 14 मार्च को इतिहास रचते हुए पहली बार एशियन चैंपियनशिप खिताब जीता। अब देखो, इन्होंने इतिहास रचा है तो याद तो रखना पड़ेगा। तो भारत की जो जूनियर हैंडबॉल महिला टीम है उसने 14 मार्च को इतिहास रचते हुए पहली बार क्या करा, तो पहली बार एशियन चैंपियनशिप खिताब जीता है इन्होंने, ठीक है। मतलब जूनियर हैंडबॉल महिला की टीम लाइफ में फर्स्ट टाइम, लाइफ में क्या मतलब इतिहास में पहली बार 14 मार्च को कहाँ पहुंची, एशियन चैंपियनशिप खिताब जीत ही लिया इन्होंने, पहुंची क्या है ना। तो इसके अलावा इसमें क्या याद रखने वाली बात है, तो वो है हैंडबॉल में जूनियर और सीनियर स्तर पर भारत का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। आपको पता है ना, इतिहास में फर्स्ट टाइम हुआ है, तो ऑब्वियस से भारत का भी ये पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। किस फील्ड में? हैंडबॉल में जूनियर और सीनियर स्तर पर, है ना। टीम पहली बार फाइनल में भी पहुंची थी, अब जब खिताब भी जीत लिया तो फाइनल में भी पहुंची ही होगी, है ना। अब देखो, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह, है ना, समारोह बिड़ला सभागार में आयोजित किया गया था। तो देखो, आपको पता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, जिस दिन महिलाओं का 0 रुपये का टिकट बनता है। अब बोलोगे आप मैम 0 भी कोई रुपये होता है? हाँ भाई, बिल्कुल होता है, टिकट पे लिखा हुआ आता है, मैं क्या बोलूँ, है ना, क्योंकि मैंने भी वो टिकट लिया था। तो देखो, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह जो है बिड़ला सभागार में आयोजित किया गया था। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है उसको राज्य स्तर पे कहाँ मतलब कहाँ पे आयोजन हुआ उसका तो ध्यान रखना, बिड़ला सभागार में, है ना। और इसके बाद में एक चीज़ ध्यान रखना कि महिलाओं मतलब जो किशोरियाँ हैं, मतलब जो अभी 18 साल से कम एज की लड़कियां हैं ना, किशोरियाँ या महिलाएं जो वयस्क हो चुके हैं 18 साल के बाद वाली, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट वाली उड़ान योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाले पोस्टर का विमोचन किया गया। तो देखो, एक ना योजना चलाई जाती है, उसका नाम है उड़ान, है ना। और कितना बजट दिया गया है उसको? 200 करोड़ रुपए। बात यह है कि आपको पता है कि अपने देश में आज भी महिलाएं सेफ नहीं है, इसी को चलते ये योजना चलाई गई थी जिसमें 200 करोड़ रुपए का बजट भी दिया गया था, है ना। तो अब इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जब ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, है ना, तो उस टाइम पे क्या पोस्टर का विमोचन करा ताकि पोस्टर देखे लोगों में जागरूकता फैले, ठीक है। साथ ही इंदिरा शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान योजना के तहत उल्लेखनीय कार्य करने वालों का सम्मान किया गया। अब इंदिरा शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान योजना, इतना ध्यान रख लेना, ये महिलाओं से रिलेटेड है, ठीक है। इनके अंतर्गत जिन्होंने भी अच्छा काम करा उनको भी इस अवसर पे सम्मान करा। बाकी आप ये ध्यान रखना उड़ान योजना क्या है, ठीक है। 22 मार्च 2022 को राजस्थान विधानसभा ने सौरभ विश्वविद्यालय हिंडौन सिटी करौली, खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ आपको कि सरकार ने उच्च शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विद्यालय, विधि वो होती है जो लॉ वगैरह करते हैं जैसे LLB वगैरह, ठीक है। तो और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय एवं हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय को पुनः शुरू किया गया। तो देखो, बात ऐसी है कि सरकार ने पहले इनको बंद कर दिया था, ये बंद हो चुके थे, है ना। क्या क्या बंद हो चुके थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय बंद हो गया था, हरिदेव जोशी पत्रकारिता भी बंद हो गया था और जनसंचार विश्वविद्यालय भी बंद हो चुका था। बट सरकार ने उच्च शिक्षा की दिशा में एक अच्छा काम करते हुए इनको वापस से स्टार्ट करवा दिया, है ना।
विधानसभा में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर संशोधन विधेयक 2022 ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके तहत कुलपति का कार्यालय अधिकतम 2 पदावधियों या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो करने तथा कुल सचिव पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा या राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल धारक। तो देखो इसमें ऐसे याद करने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रख सकते हो अगर रखना चाहो तो, कि विधानसभा में जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर है वहाँ पर जो कुलपति होगा, देख कुलपति होता है वाइस चांसलर। आपको पता है ना, वाइस चांसलर जो होता है उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है आई थिंक। तो जो आपके यूनिवर्सिटी में भी कुलपति होते हैं ना, वाइस चांसलर जो होते हैं, तो उनका जो कार्यकाल होगा ना, मतलब वो कार्यकाल करना तो या तो 2 पदावधियों तक या फिर उनकी 70 वर्ष। अगर उन्होंने 2 पद धारण कर लिए या 2 पदों पे उन्होंने काम कर दिया तो भी वो उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, या फिर उनके अगर 70 वर्ष आयु हो चुकी है तो वो भी, ठीक है, दोनों चीज़ मायने होगी। इसके बाद में इम्पॉर्टेंट चीज़ है हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर जो विधेयक 2022 ध्वनि मत से पारित। तो आपको बता दिया ना मैंने, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय वापस से शुरू हो चुका है, ठीक है। तो 22 मार्च को हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2022 ध्वनि मत से पारित। एक तो क्या है ना, इस बुक के अंदर एक चीज़ 2 या 3 बार लिखी हुई है, तो आप ये बुक पढ़ोगे तो वैसे भी 2 या 3 बार रिविजन हो रहा है आपका। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 21 मार्च 2022 को जो सहकारिता मंत्री, सबसे पहले यही पता होना चाहिए सहकारिता मंत्री कौन है। तो सहकारिता मंत्री है उदयलाल आंजना, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपेक्स बैंक है उसके परिसर में मोबाइल बैंकिंग ऐप, व्हाट्सएप बैंकिंग तथा जयपुर के रेलवे जंक्शन और कनकपुरा रेलवे स्टेशन पर ATM सुविधा का शुभारंभ किया। ये सब कोई नहीं पूछ रहा कि किसने क्या किया, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जो सहकारिता मंत्री है वो है उदयलाल आंजना। इसके बाद में जो सहकारी बैंकों के लिए न्यू HRMS पोर्टल सहकारिता क्षेत्र में किए जा रहे नवीन कार्यों की जानकारी देने के लिए बनाया गया है ना। तो आपसे ये चीज़ जो पूछी जा सकती है कि जो सहकारी बैंकों के लिए न्यू HRMS पोर्टल है उसका शुभारंभ किया गया है ना। तो उसका शुभारंभ कब, 21 मार्च 2022 को ही किया गया था, है ना, सहकारी मंत्री उदयलाल आंजना के द्वारा। इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र में किए जा रहे नवीन कार्यों की जानकारी दी जाएगी। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो HRMS पोर्टल है वो किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखना है सहकारी बैंकों से। इसके बाद में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में पादप रोग विज्ञान पर इंडियन फाइटर पैथोलॉजिकल सोसाइटी के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। कब हुआ था, 23 मार्च से 26 मार्च तक किया गया। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रख लेना कि श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में पादप रोग से रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। मुझे नहीं लगता ये सवाल आने लायक है। इसके बाद में जो इस कॉन्फ्रेंस का जो उद्घाटन है वो जरूर ध्यान रखना राज्यपाल ने किया था, और राज्यपाल कौन आपको पता होना चाहिए, कलराज मिश्र, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान में इस तरह का ये पहला आयोजन था, मतलब पहला आयोजन था कि पादप रोग विज्ञान के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। और कौन सा विश्वविद्यालय शामिल था, ध्यान रखना, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके बाद में पहला आयोजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद में नई शिक्षा नीति का पादप रोग विज्ञान के अध्ययन पर प्रभाव पर भी चर्चा की गई थी। इसके अंदर बजट घोषणा के अनुसार जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में 3433 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और 395 राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालयों के क्रमोन्नत करने के आदेश जारी कर दिए। सीधी सी बात है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो प्राथमिक विद्यालय है उनको उच्च प्राथमिक में कन्वर्ट करना है, वैसे ही जो 3433 जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक मतलब 10th लेवल के, और जो 395 राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, बालिका आपको पता है ना जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं, तो उन विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी क्रमोन्नत विद्यालय सत्र 2022-23 से प्रारंभ होंगे। अब इनको क्रमोन्नत तो कर दिया इनका बट कब से स्टार्ट, आपको भी पता है जुलाई के अंदर ही एडमिशन्स होते हैं ना। तो अब 2022-23 ही तो सत्र आएगा, क्योंकि 21-22 तो अभी चल रहा है। तो इसी वजह से जो 2022-23 जो सत्र आने वाला है उसी से इसका प्रारंभ होगा। मतलब कोई स्कूल अगर 10th लेवल का था उसको सीनियर सेकेंडरी बना दिया तो सीनियर सेकेंडरी में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि अब वो क्रमोन्नत होने के बाद में 12th लेवल का हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट है दक्षिणी पश्चिमी कमान का अलंकरण,
समारोह है ना। तो इसमें है ना 26 मार्च 2022 को दक्षिणी पश्चिमी कमान का अलंकरण समारोह पोलो ग्राउंड जयपुर में आयोजित किया गया। तो इतना ध्यान रखना, जो दक्षिणी पश्चिमी कमान का अलंकरण समारोह कब हुआ, 26 मार्च 2022 को हुआ है ना। और कहाँ पर हुआ, तो ध्यान रखना पोलो ग्राउंड जयपुर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर यही चीज़ ध्यान रखने वाली थी। इसके बाद में इसके अंदर वीरता मतलब सेना मेडल भी दिए गए, और 3 मीडियम रेजिमेंट के नायब सूबेदार मनदीप सिंह और नायब सूबेदार सतनाम सिंह को भी अवार्ड दिए गए थे, ठीक है। मरणोपरांत, मरणोपरांत का मतलब ये होता है कि जब कोई, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा साइंस में कि नोबेल पुरस्कार दिया गया है ना, तो नोबेल पुरस्कार मोस्टली जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, काम करते करते बेचारे जब भगवान को प्यारे हो जाते हैं, उसके बाद में अक्ल आती है लोगों को कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है फील्ड में, तो फिर बाद में उनको नोबेल पुरस्कार तो दे देते हैं, बट वो मर चुके होते हैं, तो है ना। तो मरणोपरांत इसलिए लिखा हुआ है कि जो आज इस दुनिया में नहीं है, बट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आई थिंक इसी वजह से उनको अवार्ड दिया गया है ना। मरणोपरांत का मतलब ये है मरने के बाद, मरने के उपरांत बोल सकते हो। अब यहाँ पे संधि विच्छेद तो नहीं पढ़ा सकती मैं, हिंदी मैम को इतनी आती नहीं है, तो बेटर है आप थोड़ा सा ही ध्यान रख लो, है ना। इसके अलावा युद्ध सेवा मेडल ब्रिगेडियर नवीन कुमार निजावन को प्रदान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि युद्ध सेवा मेडल जो है निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया, तो ध्यान रखना एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, नवीन कुमार निजावन। तो नवीन कुमार निजावन को युद्ध सेवा मेडल दिया गया है ना। और बाकी सेवा मेडल वीरता किस किस को अवार्ड मिले ये आप देख लेना। इसके अंदर जो सेना मेडल है, इसके अंदर ये नाम तो ध्यान रख लेना, नायब सूबेदार और सतनाम सिंह, ठीक है। इसके अलावा आपके इच्छा हो तो याद रख लेना। इसके बाद में सेना मेडल किसको मिले ये बताए गए हैं। और इसके बाद में देश में नेशनल हाईवे निर्माण के मामले में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। तो देखो आपको भी पता है नेशनल हाईवे का निर्माण आजकल काफ़ी जगह हो रहा है। तो देश में अगर नेशनल हाईवे निर्माण के हिसाब से अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखना तीसरा स्थान है हमारा, राजस्थान तीसरे नंबर पर है। किस मामले में, नेशनल हाईवे निर्माण के मामले में, है ना। बहुत ही जोरों शोरों से आजकल राजस्थान भाई निर्माण पे निर्माण किए जा रहा है नेशनल हाईवे का। इसके अलावा अब आपको पता है कि जब मैंने बता दिया राजस्थान तीसरे स्थान पर है, तो पहले स्थान पर भी कोई होगा। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, ठीक है, और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। महाराष्ट्र है जहां 18,000 किलोमीटर से ज़्यादा नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा चुका है। तो देखो जो पहले नंबर पे है वो महाराष्ट्र है, और वहाँ पर 18,000 किलोमीटर से ज़्यादा नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा चुका है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जहाँ अब तक 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा नेशनल हाईवे बन चुके हैं। तीसरे स्थान पर आपका और हमारा राजस्थान आता है, जहाँ पे 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन चुके हैं। आपको राजस्थान का पता होना चाहिए कि कितने बन चुके हैं, तो 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन चुके हैं। 15 साल से अधिक पुराने वाहनों का उपयोगिता या फिटनेस प्रमाण पत्र समय पर नहीं लिया तो प्रतिदिन 50 रुपये का जुर्माना लगेगा। अब देखो सबका हेल्थ सब बोलते हैं ना कि हेल्दी खाना खाओ, फिट रहो बढ़िया लगोगे, राइट। तो आपके वाहनों को भी फिट रहना है ना। तो 15 साल से अधिक पुराने अगर वाहन हो चुके हैं तो उनका फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। और अगर किसी ने समय पर नहीं बनवाया तो फिर 50 रुपये का डेली जुर्माना भरो, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये नियम कब से लागू है, तो ध्यान रखना 1 अप्रैल से ही लागू हुआ है कि आपको जो 15 साल से पुराने वाहन है उस पर उसका फिटनेस प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। हंसी आ रही होगी ना कि वाहन का भी फिटनेस प्रमाण पत्र, हाँ भाई बिल्कुल गवर्नमेंट है, बनाओ। क्योंकि क्या होता है ना कि पुराने वाहनों से ऐसा है कि भाई प्रदूषण काफ़ी फैलता है, तो इस ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना हर चीज़ का। इसके तहत 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र लेना व नवीनीकरण करवाना भाई साहब बहुत अनिवार्य हो चुका है, कंपलसरी है, ठीक है। तो राज्य में 50 यूनिट तक, अब देखो राज्य में क्या है ना कि अगर किसी के फैमिली में या कहीं पे घर पे अगर ओनली 50 यूनिट तक की ही बिजली बन रही है, तो 50 यूनिट तक की बिजली उपभोग करने वाले जो उपभोक्ता है उनका बिल मतलब उनका बिल जो है ख़त्म करने की तैयारी है कि उनका बिल नहीं लगेगा। अगर किसी घर में सिर्फ 50 यूनिट बन रही है तो उनसे बिल नहीं लिया जाएगा। इसमें करीब 75 लाख उपभोक्ता शामिल होंगे। तो अगर ऐसा होता है तो कम से कम 75 लाख लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर 50 यूनिट से कम बनती है तो उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। और ये जो बोल रही हूँ ना मैं कि 75 लाख उपभोक्ता शामिल होंगे, तो ये जितने भी उपभोक्ता है ना जो बिजली का यूज़ करते हैं उसका कम से कम ये आधे जने हो गए, मतलब आधे लोगों को तो फ़ायदा मिल गया है ना। इसके अलावा सरकार बिल निःशुल्क करने के प्रस्ताव और बाकी उपभोक्ताओं को छूट की घोषणा 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी में है।
तो अभी 1 अप्रैल आ गई, आपको पता है ये तो मार्च के करंट पढ़ रहे हैं हम, है ना। आके चली भी गई, आज तो 1 मई हो गई। 1 मई को वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपको 2 मई को मिलेगी, है ना। तो 1 अप्रैल से ही ये सब चीज़ें लागू हुई है। इसके अलावा विद्युत शुल्क में सब्सिडी की घोषणा सरकार बजट में ही कर चुकी है। तो देखो आपने कभी सुना होगा जो घर में गैस की टंकियाँ आती थी उस पर सब्सिडी मिला करती थी, शायद अब तो बंद हो चुकी है। बट सब्सिडी क्या होता है, जैसे आपने पैसे दे के आप सिलेंडर लाए तो कुछ % आपको पैसे वापस से रिटर्न होते थे। ऐसे ही विद्युत शुल्क के अंदर भी सब्सिडी की घोषणा हुई है, ठीक है। सब्सिडी मिला करेगी। इसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जयपुर के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और प्रदेश में 34 साल के अंतराल के बाद इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। तो अच्छी बात ये है कि कम से कम 34 साल बाद ही सही इस प्रतियोगिता का आयोजन तो हुआ, ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ था? तो सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में हुआ था, ठीक है। और कौन सी प्रतियोगिता थी? तो सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता, ठीक है। तो सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का हाल ही में आयोजन कहाँ हुआ है? तो ध्यान रखना, सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में हुआ है। कितने साल बाद में? 34 साल बाद में। इसके अंदर प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है वो राजस्थान का सुखवीर सिंह रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो भी लगाना है लगा लेना कि प्रतियोगिता का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, देखो एक तो 34 साल बाद में प्रतियोगिता हुई है ना, और प्रतियोगिता हुई कहाँ थी? जयपुर के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में। और वहाँ पे जो प्रतियोगिता हुई इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था? राजस्थान का सुखवीर सिंह था, है ना। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो है वो सर्विसेज टीम का, अब आपको पता है कोई प्रतियोगिता होती है तो काफ़ी सारी टीम बनती है, राइट, वही खेलते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ टीम का जो अतुल है वो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में रहा है, और जो राजस्थान टीम का जो खिलाड़ी है सुखवीर सिंह वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में रहा है, ठीक है। इसके अलावा प्रतियोगिता का खिताब सर्विसेज रहा, मतलब जो ये प्रतियोगिता है वो जीत तो सर्विसेज गया, बट एक वो चीज़ होती है ना कि बेस्ट खिलाड़ी, तो बेस्ट खिलाड़ी का जो है वो सुखवीर सिंह को मिला। और सुखवीर सिंह कहाँ से है? राजस्थान वाली टीम के थे, ठीक है। और राजस्थान को रजत पदक मिला है। इंडियन रेलवे हरियाणा संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं, ठीक है। तो राजस्थान को रजत पदक मिला है, मतलब ये द्वितीय स्थान पर रहा होगा। सर्विसेज को प्रतियोगिता के खिलाफ सर्विसेज को मिला, मतलब सर्विसेज टीम जो थी वो फर्स्ट पे रही है। और थर्ड पे कौन रही है? तो इंडियन रेलवे और हरियाणा को मिला करके तीसरे स्थान पर वो रहे हैं। इसके बाद में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की दिशा में मुख्यमंत्री की बड़ी पहल। तो पर्यटन उद्योग को भी, आपको पता है आजकल पर्यटन को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि बाहर से सैलानी लोग आए, हमारे राज्य में घूमें, हमारे देश में घूमें, और थोड़ा बहुत हमारे देश वालों को भी पैसे दे के जाए, राइट। बेसिकली तो मोटो यही है कि पर्यटन को बढ़ावा दे के बाहर के लोगों को और घूमने के लिए मजबूर किया जा सके कि भारत में और भी कुछ है देखने लायक, और उसके बाद में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो देश को भी फायदा होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर ऊर्जा विभाग ने 25 मार्च 2022 को पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को वाणिज्यिक श्रेणी के स्थान पर औद्योगिक दर पर बिजली उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए। तो देखो इन्होंने ये बोला है कि अब औद्योगिक दर पर इनको बिजली उपलब्ध करवाएंगे, उससे क्या होगा? आई थिंक इनका जो बिजली का बिल है वो कम बनेगा, और ये भी खुश, ठीक है। और ये खुद ही चाहते थे, है ना, और कब से मांग कर रहे थे, देखो वो भी बताती हूँ। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पर्यटन और हॉस्पिटलिटी क्षेत्र की लंबे समय से चल रही मांग, देखो इन्हीं की मांग भी हुआ है, कोई जबरदस्ती नहीं थोपा गया है, लंबे समय से चल रही मांग को पूरा करते हुए इस वर्ष बजट में इस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा कर दी है, ठीक है। कोटा में पासपोर्ट सेवा केंद्र, तो कोटा में पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ध्यान रखना, कोटा के अंदर खोला जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से कोटा में पासपोर्ट केंद्र खोला जा रहा है। अब देखो आपको पता है कुछ भी अच्छा काम होता है तो उसके पीछे किसी न कोई इंसान की एप्लीकेशन तो होती है, किसी के प्रयास भी होते हैं, राइट। जैसे बेरोजगारों के हित में काम करना है तो कोई ना कोई तो जाके धरने पे बैठता ही है ना, किसी ने तो मेहनत करी, किसी ने तो भागादौड़ी की है, तभी कोई रिजल्ट आउटपुट निकल के आया किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड। तो ऐसे ही जो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है, ओम बिरला ने प्रयास किए थे कि भाई जो कोटा है, कोटा के अंदर पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र खुल जाए, इसी वजह से खुला है, ठीक है, खोला जा रहा है। जयपुर में प्रदेश का क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय स्थित है। अब देखो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे प्रदेश का क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कहाँ स्थित है, तो प्रदेश का जो क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय स्थित है वो जयपुर में है, ठीक है। बट अगर आपसे पूछे पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है, तो ध्यान रखना कोटा के अंदर।
जयपुर एयरपोर्ट को मिला अवार्ड, तो जो जयपुर में एयरपोर्ट है उसका अवार्ड मिला है। जयपुर एयरपोर्ट को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने वॉइस ऑफ कस्टमर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो देखो जो जयपुर में एयरपोर्ट है उसको कौन सा अवार्ड मिला है, ये चीज़ ध्यान रखना, वॉइस ऑफ कस्टमर अवार्ड, ठीक है। और ये क्यों मिला है, क्योंकि 2021 में यात्रियों की समस्याओं का समय पर निस्तारण करा, सुविधाओं में विस्तार को लेकर दिए गए फीडबैक पर आधार पर दिया गया। देखो आपको भी पता है, अभी जैसे मैं अभी वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको बोलूंगी ना कि आपको जो भी अच्छा लगा हो या फिर अपना फीडबैक देखना या अपने रिव्यू देना कि वीडियो देख के आपको समझ में आया, पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा। तो ऐसे ही हर जगह फीडबैक होती है, ठीक है। तो फीडबैक ली गई थी यात्रियों के द्वारा। तो यात्रियों ने बोला है कि हाँ, इन्होंने हमारी जो समस्याएं थी उनका निस्तारण बहुत जल्दी कर दिया था, और यहाँ पे जो सुविधाएं हैं उनमें भी काफ़ी विस्तार हुआ है ना। तो कब हुआ था, तो ध्यान रखना ये 2021 की बात है। 2021 की मतलब 2021 के दौरान यात्रियों की समस्याओं का समय पर निस्तारण और सुविधाओं में विस्तार की वजह से जो यात्री लोग थे उन्होंने अपना अच्छा फीडबैक दिया, और इसी वजह से इसको अभी जयपुर एयरपोर्ट को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा वॉइस ऑफ कस्टमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना है, जयपुर के अंदर एयरपोर्ट है जिसका नाम क्या है, सांगानेर, ठीक है। क्योंकि सांगानेर एयरपोर्ट आपसे कभी कभार ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं कि उदयपुर में स्थित एयरपोर्ट का क्या नाम है, जयपुर में स्थित एयरपोर्ट का क्या नाम है, ठीक है। तो ये सारे सवाल इसलिए ध्यान रहते हैं क्योंकि PYQs में जो आपको करवाए हैं RSMSSB बोर्ड वाले, वाकई में इंपॉर्टेंट है, उसमें ऐसे सवाल देखने को मिले, इसी वजह से याद रहते हैं, ठीक है। तो आपको बस आज मैं करंट का सीरियसली अपलोड नहीं करने वाली थी, बट कुछ बच्चों के रिव्यू काफ़ी अच्छे थे और बिल्कुल जेन्युइन लगे थे वाकई में, इसी वजह से सोचा एक क्लास तो अपलोड कर ही दूँ। अब देखो नेक्स्ट अपन लोग फरवरी में पहुंच चुके हैं, और मैंने आपको पहले ही बोला था मैं सिर्फ आपको मार्च और फरवरी का ही करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो मार्च मैंने कंप्लीट करवा दिया है बहुत अच्छे से, जो भी खबरें फटाफट थी या जो भी चर्चित व्यक्ति थे या जिनको भी पदक वगैरह मिले हैं सब कुछ बहुत अच्छे से समझा दिया। अब नेक्स्ट मैं फरवरी का स्टार्ट करवाऊंगी, 2 वीडियो में फरवरी भी कंप्लीट हो जाएगी। देखो मार्च में मैंने सिर्फ 2 वीडियो डाली है, एक वीडियो वो थी जो 1 घंटे 5 मिनट की थी, और आज वाली वीडियो सिर्फ 50 मिनट की होने वाली है। अब 1-2 मिनट तो बातें करेंगे ना, इसलिए बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको यही समझा रही हूँ कि कम से मैंने जितना कम हो सकता था उतने कम टाइम में आपका एक भी मिनट वेस्ट ना हो, ऐसा करते हुए समझाते हुए अपनी लैंग्वेज में, या जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है या जो आने के चांसेस हैं वो बताते हुए मैंने आपको हर चीज़ एक्सप्लेन बहुत अच्छे से की है। आई होप आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो, और ये पढ़ने के बाद में अब मतलब ये सुनने के बाद में, देखने के बाद में अब आप बुक पे ईजिली जा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट बुक से पढ़ना थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि मूवल बुक देखना बहुत ही छोटा छोटा तो ऑलरेडी दे रखा है, ये देख लो, तो काफ़ी अजीब सा होता है, थोड़ा बोरिंग सा। बट अगर आपको पता आ गया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से करंट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फेब का पढ़ते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ आपको मैं बहुत बार बोलती हूँ कि कम से कम आप लोग तो वीडियो को शेयर कर सकते हो ना, जो लोग वाकई में पढ़ना चाहते हैं, जो लोग वाकई में पूरी वीडियोस देखते हैं। अगर पेशेंस के साथ में किसी ने यहाँ तक की वीडियोस देखी है तो यार इतना तो बनता है कि आप 2 लोगों को शेयर कर दो। देखो चैनल पे जब लोग जुड़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से काम करने का मन करता है। अब इस वीडियो के ये वीडियो मैंने 3 दिन पहले डाली थी, जो फर्स्ट वीडियो थी, आज तक किसी ने कमेंट नहीं किया तो वीडियो आई ही नहीं। आज कल 1-2 बच्चों के कमेंट थे, देख के अच्छा लगा तो सोचा नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर देते हैं। तो आप जितना अच्छा करोगे चैनल के लिए, ठीक है, मैम को जितना सपोर्ट करोगे आपके लिए भी उतना ही अच्छी अच्छी चीज़ें लॉन्च होगी। बाकी क्विज़ का टाइम मैंने आपको बता दिया है कि साइंस का और क्विज़ और राजस्थान जीके का एक दिन छोड़कर एक दिन टेलीग्राम ग्रुप पे होता है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो इस जुड़ो, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। और अब मैंने आपको पहले भी बोला है, कोई भी राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के एग्ज़ाम, देखो करंट बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो अपने जो भी तैयारी कर रहे हो उन तक शेयर कर सकते हो। बाय बाय।